हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार प्री में और मेंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिसेंटली में भी और पहले भी इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अमेंडमेंट से हैं वो अक्सर एग्जाम में या प्री में या मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक रहा है वो है 103rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं, तो उसको अपन लोग देखेंगे जो फर्दर आगे भी आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक्ट है, द एक्ट which is actually enacted in 2019 to provide 10% quota for economically weaker sections of the society। जो हमारे यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए 10% कोटाज रखा गया है गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके अंदर ये 103rd अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को उन्होंने डिफाइड किया है कि कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन को उन्होंने नहीं रखा है। जिनकी भी इनकम लगभग 8 लाख पर एनम से कम है उनको रखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो अगर आपकी सालाना आय जो है 8 लाख रुपए से कम है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। तो ये कोटा जो है वो इनके लिए रखा गया है। इस कोटा के इस एक्ट के अंदर में एक स्पेशल चीज जोड़ी गई, वो क्या है, उन्होंने जोड़ा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 और 16 का सब क्लॉज 6 फंडामेंटल राइट में। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो नए आर्टिकल्स के सब क्लॉजेस जोड़े गए। अब उसमें क्या है, जैसे आर्टिकल 15(6) का सब क्लॉज क्या कहता है कि इसमें गवर्नमेंट को वो पावर देता है कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए, ताकि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं इनका कुछ एडवांसमेंट किया जा सकते हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लाई जा सकती है। ठीक है, जो कि दूसरे आर्टिकल जो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 और 15 के सब क्लॉज 5 में नहीं दिए गए हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि एडमिशन इंस्टीट्यूशंस में। तो जैसे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जहां पर मार्क्स तो अच्छे हैं बट आप क्योंकि वहाँ फीस नहीं भर सकते या किसी दूसरे कारण से आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, या अगर मार्क्स कम है थोड़े आपके, तो आपको उन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है। तो जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कंप्लीट नहीं करता, जो 15 का सब क्लॉज 5 कंप्लीट नहीं करता, वो करता है 15 का सब क्लॉज 6। ऐसे ही आर्टिकल 16 में क्या जोड़ा गया, इसमें गवर्नमेंट को पावर मिला स्पेशल प्रोविजंस बनाने का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के एडवांसमेंट के लिए, जो कि मेंशन नहीं है आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में। बेसिकली ये किससे रिलेशन है, इसका रिलेशन है प्रमोशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट। तो गवर्नमेंट जितनी जॉब्स होती हैं उसमें अपॉइंटमेंट आपका किया जाए। अगर आपकी 8 लाख रुपए से साल से जो आपकी अगर आय कम है तो आपको क्या मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है जल्दी। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई सीनियर भी होगा, कहीं उनका एक्सपीरियंस ज्यादा भी होगा, तो भी क्या है कि पहले आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी और आपका प्रमोशन इसके थ्रू किया जाएगा। तो ये दो आर्टिकल्स जो थे वो जोड़े गए, लेकिन इसमें कुछ खास उन्होंने क्राइटेरिया रखा। अगर मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है, अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा लैंड है या 1000 स्क्वायर फुट का आपका घर है, या आपका जो प्लॉट एरिया है वो 100 यार्ड्स के आसपास है और कुछ एरियो के हिसाब से 200 यार्ड्स के आसपास में है, तो आपको इससे एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब इसमें आपको नहीं गिना जाएगा। तो 8 लाख पर एनम से आपकी सैलरी कम है लेकिन आपके पास 1000 स्क्वायर फुट का घर है, या 100 यार्ड्स या 200 यार्ड्स के आसपास आपका रेसिडेंशियल प्लॉट एरिया है, या आपके पास 5 एकड़ की लगभग भूमि होती है, तो आपको इससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये है 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो बेसिकली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए लिखा गया। अपन देखते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमेशा अभी न्यूज में कंटिन्यूस बना हुआ है। इससे रिलेटेड कई बार टॉपिक्स जो है वो आते रहेंगे और ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आते रहेंगे जब तक ये पूरा एप्लीकेबल नहीं हो जाता। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इट रिफर्स टू द सेम सेट ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर आप बहुत सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में
हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, मुस्लिम डिवोर्स एक्ट है, उनसे रिलेटेड कस्टडी, एडॉप्शन, हमारे यहाँ जितने रिलीजन है, रेस, कास्ट, सेक्स है, उनके लिए ना हर चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करता है हमारे यहाँ लॉ। तो वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, है ना, रिलीजन बेसिस के लिए, कास्ट बेसिस के लिए जो लॉज है ना वो डिफर करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ पहले हिंदूज का शास्त्र चलते थे, बाद में मुस्लिम्स ने अपने शरीयत लेके आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने लॉ लेकर आए, तो सारा का एक मिश्रित जो है वो सेट ऑफ लॉज अपने यहाँ चलते हैं। तो क्या किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के जितने भी हमारे यहाँ मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको एक लॉ के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स बेस में आपको अब अलग अलग कानून नहीं लाने पड़ेंगे, एक ही कानून के अंदर सबको लाया जाएगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से, रेस, कास्ट, सेक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं लाया गया है, ये हमारे यहाँ ऑलरेडी आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें पहले से ही ये प्रोविजन जो है वो दिया गया है। अब वो आर्टिकल 44 कहता क्या है बेसिकली? आर्टिकल 44 states that the state should try to ensure a uniform civil code for all citizens throughout the country. The Uniform Civil Code would provide a single set of personal laws that would govern all citizens irrespective of religion. तो रिलीजन के आधार पे कोई भी अपना अलग से कानून ना लाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे रिलीजन को एक ही इसके अंदर में रख लेगा। तो ये आर्टिकल 44 में हमारे यहाँ पहले से ही है। तो अगर आपको पता हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एनफोर्सेबल चीजें नहीं होती है, तो दिया तो था बट एनफोर्सेबल नहीं था, लेकिन अब इसको एनफोर्सेबल करने की कोशिश करी जा रही है। तो अभी तक में ये लॉ कैसे चल रहे थे? अभी तक ये लॉ चल रहे थे पर्सनल लॉ के अंदर, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज को के अंदर ना उनके लिए अलग से कानून दिया गया है, और इन सबको डाला गया है कहाँ पे? हमारे यहाँ जो 3 लिस्ट है उसमें से कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है, उस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में पर्सनल लॉज को रखा गया था। तो वो वहां से निकाल के अब उसको फंडामेंटल राइट या किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में उसको हम लोग लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक में एनफोर्सेबल नहीं था, लेकिन अब एनफोर्सेबल करने की कोशिश करी जा रही है ताकि एक देश एक कानून की बात की जा सके। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूपा का, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भी जो है अक्सर न्यूज में बना रहता है। ठीक है, अब यूपा असल में क्या है? इट इज इनेक्टेड फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज of individuals and associations for dealing with terrorist activities। तो यूपा की अक्सर किसके लिए लाया जाता है? टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने के लिए यूपा को अक्सर लाया गया है। ठीक, अब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज बेसिकली के लिए क्यों लाया गया? देखो हमारे यहाँ कई इस प्रकार के ऐसे लॉज हैं। ठीक है, एक आफ्सपा भी है जो जम्मू कश्मीर रीजन में चलता है। ठीक है, एक टाडा भी था। ठीक, तो इस प्रकार के हमारे यहाँ कई ऐसे टेररिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए कई ऐसे हमारे यहाँ लॉज लाए गए हैं पहले से, और वो ऑलरेडी एक्टिव चल रहे हैं। लेकिन यूपा स्पेशली क्यों है? यूपा उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्या है कि ये यूपा आपको ऐसा पावर देता है जिसमें देखिए, जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे ना कि इसने कैसे डिफाइन किया है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज को as in any action taken by such individuals or association that leads to cession of a part of a country of India, questions sovereignty of India or disrupt integrity of India। ठीक है, तो दूसरे जो लॉज है ना वो बेसिकली इंडिया को तोड़ने वाली बात नहीं करते, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें भारत के विभाजन की या उससे रिलेटेड प्रकार की बातें जो हैं, मतलब जैसे अगर कुछ ऐसे एसोसिएशन बन रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उसके किसी एक पार्ट को तोड़ने की बात करते हैं, जिसमें भारत की सोवरेनिटी या संप्रभुता खतरे में आती है और देश की इंटीग्रिटी जो है वो खतरे में आती है, तो उसको किसके अंदर रख दिया जाएगा? यूपा एक्ट के अंदर रख दिया जाएगा। तो अगर आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हो जहां पर देश को तोड़ने की बात करी जा रही है, तो उसको डील करने के लिए यूपा एक्ट जो है वो
फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, अब यूपा क्या करता है, इट गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज ऑल इंडिया बैन्स ऑन एसोसिएशन। पहली बात तो अगर कोई भी एसोसिएशन आपने क्रिएट इसमें किया है जो इस प्रकार की कोई कार्य करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, बैन। तो यूपा के अंदर जो सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ गुट था सिमी, एक सिमी की जो थी वो इस्लामिक स्टेट की बात करते थे, जो इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में थे, वो उसको यूपा के अंदर क्या किया गया था, बैन किया गया था। तो कोई भी ऐसा एसोसिएशन जो कहीं ना कहीं भारत के संप्रभुता को खतरे में डालने की बात करता है तो वो यूपा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। अब इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो यूपा अकेला इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं चलता है, यूपा बोथ इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स के ऊपर भी चार्ज लगाया जा सकता है। खास बात यूपा की क्या है कि आपको चाहे आप इंडियन नेशनल हो चाहे फॉरेन नेशनल हो, आपके ऊपर यूपा लगाया जा सकता है। अब यूपा की खास बात ये भी है कि अगर मान लीजिए क्राइम कमिट किया गया किसी फॉरेन लैंड में, मान लीजिए कि नेपाल में, पाकिस्तान में या किसी दूसरे देश, इवन अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वहां पर भी अगर भारत को विभाजन करने वाली ऐसी कोई गतिविधि की गई है तो भी वो यूपा के एक्ट के अंदर हम लोग उसको ले आते हैं। खास बात ये भी है इसकी। तो अगर मान लीजिए वहां कोई ऐसा एसोसिएशन चल रहा है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, जैसे इंग्लैंड के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, विदेश के टर्की के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने भारत को विभाजन की बात करी है, तो हम यूपा के अंदर क्या कर देते हैं, उसको हम बैन कर देते हैं। तो वो भारत में किसी प्रकार की एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड लोग जो किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो उनको हम वहां जाके भी अरेस्ट कर सकते हैं, यहाँ आएंगे तो ऐसे ही अरेस्ट कर लेंगे हम उनको। अब यूपा के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ये दोनों के द्वारा किया जाता है, स्टेट पुलिस भी इस पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है और साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो भी इसके ऊपर इजीली इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो यूपा में आपको जरूरी नहीं है कि नहीं कोई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आएगी हमारे यहाँ तो ही कोई होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी आएगी तो ही हमारे यहाँ कुछ होगा। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट पुलिस है वो भी आपके ऊपर यूपा लगा सकती है, ये खास बात है। इसलिए क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बर्नर टॉपिक रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कि यूपा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक रहा है, उसी हिसाब से एक टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन का टॉपिक। प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली क्या करता है हमारे यहाँ, ये एक it is a detention of a person on a mere reasonable apprehensions of him doing an activity dangerous to public order and security, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसा पर्सन है, अगर पुलिस को ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसी कोई हरकत कर रहा है जिससे पब्लिक ऑर्डर और उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, तो उसके पहले ही उसको काम करने से पहले ही अरेस्ट कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट जो है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज ए और आर्टिकल 22 का सब क्लॉज बी, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होता है किसी एक ऐसे पर्सन को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आर्टिकल 22(3) के अंदर में आता है। ठीक है, आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 के अंदर आता है। मतलब क्या है कि जो राइट्स आपको आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 में और सब क्लॉज 2 में आपको दिए जाते हैं, अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पुलिस धर लेगी तो आपको वो अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट है वो नहीं दिए जाते। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी की धारा जो है सेक्शन 151, ठीक है, उसमें भी हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जगह पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, एक तो आर्टिकल 22 के 3 में और एक सीआरपीसी के सेक्शन 151 के अंदर, दोनों जगह पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लिखा गया है। अब इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत में कई ऐसे हमारे यहाँ अपराधी है या कभी कभी पुलिस इसका दुरुपयोग तरीके से करती है और कई लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे। इसीलिए क्या है कि इसके ऊपर ये एक बर्निंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आता है राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, क्योंकि अभी इंटरनेट का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है ना, तो ये टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा बर्निंग है, वो है राइट टू बी फॉरगॉटन का। ठीक है, अब राइट टू बी फॉरगॉटन बेसिकली क्या है कि जितनी भी जानकारी हम लोग इंटरनेट में डालते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हमारा ये अधिकार हो कि हम उसको डिलीट करवा सके इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यही अधिकार हमको देता है क्या, राइट टू बी फॉरगॉटन।
तो इसके बारे में क्या दिया गया है, इट इज द राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन, खास तौर पे क्या, पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट, सर्च डाटाबेसेस, वेबसाइट्स और एनी अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स once the personal information in question is no longer necessary। तो जैसे मान लीजिए कोई एक वेबसाइट आपसे आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगती है, ठीक है, तो उसको आप पूरी तरीके से जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है उसके बाद उसको डिलीट करने का पूरा अधिकार रखते हैं। तो जब उन्होंने मांगा आपने दे दिया, लेकिन अब जब पूरा हो गया है कार्य तो अब आप उसको क्या चाहते हैं, डिलीट करना, वो किसी प्रकार का डाटाबेस हो आपका, ठीक है, तो उसको डिलीट करने का अधिकार क्या है, वो राइट टू बी फॉरगॉटन में आता है। ये इसका ओरिजिन बेसिकली क्या है, तो फ्रांस जो है ना, फ्रांस ने बहुत पहले ही राइट टू ओब्लिवियन जो है ऐसा अधिकार अपने यहाँ पे जारी किया था, ताकि लोग क्या कर सके, इंटरनेट से अपनी जानकारी खुद ब खुद डिलीट कर सके। तो फ्रांस में सबसे पहले ये राइट दिया गया, लेकिन फ्रांस में ये राइट किस प्रकार का था, स्टैट्यूटरी राइट था, ठीक है। तो सॉरी, यूरोपियन यूनियन के अंदर में ये राइट बेसिकली किस टाइप का है, स्टैट्यूटरी राइट है, जो कि क्या किसके अंदर आता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत में आता है, जनरल डाटा रेगुलेशन के अंतर्गत में ये आता है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया 2022 में, जिसके सेक्शन 14 क्या करता है, इंक्लूड करता है राइट टू बी फॉरगॉटन, लेकिन बट नो लॉज अभी सच हैज पास्ड। तो अभी तक ऐसा कोई कानून तो हमने पारित नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो 2022 लाया गया था, उसके सेक्शन 14 में यही राइट टू बी फॉरगॉटन का कंसेप्ट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो कानून तो पास नहीं हुआ गया है, लेकिन हमारे यहाँ सेक्शन है ऑलरेडी राइट टू बी फॉरगॉटन का। तो इस पे अगर आप मान लीजिए कभी जाते हैं कोर्ट के पास में, तो कोर्ट को है ये आपको अधिकार देना पड़ेगा कि आपकी जो जानकारी है वो इंटरनेट से हटाई जा सके। ये है टोटल राइट टू बी फॉरगॉटन।